हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह आपके जो है कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो दैनिक समाचार पत्र था द इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, इसका जो प्रकाशन आपका हुआ था यह हुआ था 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1931 ईस्वी में इसका जो है कि प्रकाशन हुआ था। और यह जो न्यूज़पेपर है, यह जो है कि न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा जो है बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया गया था और यह एक दैनिक समाचार पत्र था। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, मद्रास में जो रैयतवाड़ी पद्धति है उसको किसने प्रारंभ किया था। तो उसको प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो आपका मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति है, यह आपका थॉमस मुनरो ने इसको प्रारंभ किया था। तो यह इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारित दूत बना था। तो इसका जो सही आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत के रूप में जाना जाता था। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को जो है ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। जी हाँ दोस्तों, किस एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कथन है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि जो 1857 की घटना का जो प्रारंभ है वह धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का जो अंत है वह स्वतंत्रता के रूप में संग्राम के रूप में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर SN सेन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर SN सेन ने 1857 की घटना के प्रारंभ को संघर्ष के रूप में और स्वतंत्रता के रूप में अंतिम की घटना को कहा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपका है इसमें देखिए, आपको जो है कि मिलान करना है, सही कथन आपको ढूंढना है। तो देखिए, इनमें दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम सही कथन की बात करें तो चलिए कथनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है कि यहाँ पर है लाइक अली निजाम के एग्जीबिस्ट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट थे। तो देखिए, अगर हम पहले प्रश्न, यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है यह भी आपका सही है कि लाइक अली निजाम के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट थे यह बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, तो यह ऑप्शन आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। तो यह सेकंड वाला नहीं होगा, पहला आपका हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा पढ़ लेते हैं कि कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। तो यह आपका बिल्कुल गलत है, 15/8/1947 को नहीं किया गया था, यह 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा। अगला है KM मुंशी को भारत सरकार ने
हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है और पांचवा ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए यह जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। यह जो है कि जो ऑपरेशन पोलो आपका था वह कितने दिन तक चला था? तो यह कुल 5 दिनों तक चला था, 48 घंटे नहीं चला था। तो इसको आप याद रखिएगा। और वहीं पर यह तिथि भी आप याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था। यह 5/8/1947 को नहीं किया गया था। तो इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, साथ ही में कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। और साथ ही में कोई इंपॉर्टेंट सूचना रहती है तो उसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो देखिए यह जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको जो लिखने वाले थे वह आपके दादा भाई नौरोजी थे। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना की थी। तो इसको याद रखिएगा। यह पुस्तक जो है वह बहुत बार आपके एग्जाम में BPSC द्वारा पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, BPSC द्वारा बहुत ही यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो यह किसने कहा था कि जो कांग्रेस का आंदोलन था वह लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही जो है कि किसी के द्वारा यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह जो कहने वाले थे वह थे सर सैयद अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा था। दोस्तों जो लोगों के कथन है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो वक्तव्य हैं आप उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वक्तव्य से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए होगी कि उसे शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह किसने कहा था? तो देखिए अगर हम बात करें कि वह जो कहने वाला था वह आपका लॉर्ड कर्जन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए जो है मैं शांत प्रिय ढंग से कांग्रेस के निधन होते हुए देखूं। तो यह जो कहने वाला था वह कर्जन ही था। इसको जरूर याद करिएगा। और दोस्तों यह चीज़ पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारत की आज़ादी के बाद जो है कि कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए? तो वह जो कहने वाले थे वह आपके महात्मा गांधी जी थे। तो यह याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वह लॉर्ड कर्जन मार के चले आते हैं और गलत हो जाता है। तो अगर स्वतंत्रता के बाद जो है कि कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए कोई कहे तो महात्मा गांधी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर कहे कि कौन ऐसा कहा था कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस को समाप्त होना देखना चाहता हूं, तो वह लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो यह जो कहने वाला था वह आपका कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही था। तो देखिए दोस्तों, यह जो है कि प्रश्न वही आपसे पूछा जाता है, बस थोड़ा सा चीज़ों को घुमा दिया जाता है। तो इसलिए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ा करिए, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, जिससे कि आपका ऑप्शन नहीं गलत होगा। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग जो है वह जल्दी करने के चक्कर में बहुत से 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि जो कट ऑफ बनती है वह 1 नंबर आधे नंबर से रुक जाता है लोगों का। तो इसलिए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ा करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ
प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा ऐसा वायसराय था जो कि भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करता था? तो वह जो करने वाला था वह आपका कौन सा था? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि जो है कि 1859 और 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कि इस उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है कि इस वाले ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ई आप मार सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वह कहाँ से थे? तो जो नरमपंथी नेता थे वह ज़्यादातर जो है वह आपके शहरी क्षेत्र से थे। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जिनको कि उदारवादी नेता भी कहते हैं, और यह लोग ज़्यादातर जो है वह शहरी क्षेत्र से थे। नरमपंथी नेताओं की अगर हम बात करें तो उनमें आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता हो गए, दिनसा वाचा हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो गए। तो यह सब जो लोग थे यह आपके नरमपंथी विचारक थे, नरम दल के नेता थे। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे यह आपके जो है यह उग्रपंथी नेता थे। वहीं पर जो आप अगर हम बात करें मदन लाल के बारे में तो मदन लाल भी आपके उग्रपंथी नेता थे। वहीं पर उधम सिंह जी भी थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उग्रपंथी नेता नहीं थे, यह नरम दल के नेता थे। तो इनको आप याद रखिएगा, यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 1915 में जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो उसी समय जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब होती है? तो 1915 ईस्वी में हो जाती है। और कब अध्यक्ष बने थे? तो 1905 ईस्वी में बने थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले जी ही ने किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। जो डिस्कशन हम करवाते हैं उसको जरूर नोट किया करिए, क्योंकि डिस्कशन से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए उसको जरूर अच्छे से पढ़ा करिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अगर हम बात करें भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जिसको कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है यह गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही किया था। तो देखिए प्रश्नों को किस तरह से जो है कि घुमा घुमा कर एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहा है, तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो देखिए जो रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और जो है कि और अपना सहयोग भी करते थे, तो यह जो कहने वाले थे वह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने यह कहा था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कब जो है कि गर्मपंथियों के प्रभाव में आया था, तो यह आपका आया था 1906 के बाद। जी हाँ दोस्तों, 1906 के बाद जो है कि 1907 में जो है कि गरम दल और जो नरम दल था इन दोनों लोगों में समझौता हो जाता है और 1907 में जो है कि एक साथ मिल करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। तभी से जो है कि गरम दल का नेतृत्व तो उसमें जो है कि आया था, तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें गरम दल के जो नेता थे उसमें आपके बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय जी थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। तो यह सब जो है कि कौन गरम दल के नेता थे। वहीं पर कभी कभी दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यह जो कहने वाले आपके नेता थे वह आपके थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब, तो कब से जो है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा था। तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो है बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कैलेंडर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था और तिलक को दोषी भी पाया था और उन्हें 18 माह की जो है कि कठोर सजा सुनाई गई थी। और जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और तभी से जो है कि उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि देना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक जो है कि राष्ट्रवादी कार्यों के बाद ही जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो इसलिए जो है कि इसका ऑप्शन आप ई कर दीजिएगा, क्योंकि कोई एक विशेष कार्य करने के लिए उनको लोकमान्य की उपाधि नहीं मिली थी। वह बहुत से कार्य किए थे, वह एक लोकप्रिय शिक्षक भी बने थे, उन्होंने लोकप्रिय अखबार का प्रकाशन भी किया था और जो है कि बहुत से आंदोलनों में भाग भी लिया था। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आप सही कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा नेता गरम दल से संबंधित था, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले आपके नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे, एस.एन. बनर्जी जो थे वह भी आपके नरम दल के नेता थे, अरविंद घोष जो थे वह आपके गरम दल के नेता था। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 15 अगस्त 1906 को। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिलिंग की स्थापना हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में से निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो वह आपके थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह आपके गरम दल के नेता थे, नरम दल के नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी हो गए, एम.जी. रनाडे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तो यह जो है कि आपके नरम दल के नेता थे। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो है वह आंदोलन की पद्धति कैसी थी, तो वह आपकी जो थी वह था राजवामबद्ध आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, राजवामबद्ध आंदोलन की पद्धति थी, अर्थात प्रशासन से जो है कि भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में जो है राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना था। तो ऐसा ही कुछ उनका राजनीति था, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो देखिए अगर हम बात करें शेर ए पंजाब के नाम से जो मशहूर थे वह आपके थे लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय जो थे वह शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित था।
तो देखिए, अगर हम बात करें ताना भगत आंदोलन के बारे में, तो यह जो एक आदिवासी आंदोलन था, तो इसको याद रखेंगे। ताना भगत आंदोलन जो है वह 1914 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था और यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी झारखंड है। तो वहाँ पर ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अभिनव भारत है इससे कौन आपका संबंधित है, तो वह आपके हैं वीडी सावरकर। जी हाँ दोस्तों, वीडी सावरकर जो है कि ताना भगत से संबंधित है, और इस ताना भगत नहीं, अभिनव भारत से संबंधित है। तो इनको आप याद रखिएगा। वीडी सावरकर किससे संबंधित है, तो अभिनव भारत से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। अभिनव भारत की जो स्थापना है यह 1904 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, नासिक में हुआ था, और संस्थापक आपके वीडी सावरकर जी थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो भारत में अभिनव भारत नामक जो गुप्त संगठन है उसका मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो वह जो किए थे वह वीडी सावरकर जी किए थे। जी हाँ दोस्तों, वीडी सावरकर जी ने जो है वह अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किया था, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही में आप एक काम यह भी करिएगा कि जितना भी पार्ट हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपलोड किया है आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी वीडियोज़ को देख जाइए। अगर आप सभी वीडियोस को देख जाते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा वह आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आपके एग्जाम में अगर प्राइमरी का देंगे तो करीब 13 से 14 या 15 प्रश्न आएंगे। वहीं पर अगर आप जूनियर वगैरह का देते हैं तो उसमें जो है कि 5-6 प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। और साथ ही में आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है तो टेलीग्राम पर बता दिया जाता है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह भी है कि चैनल को बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है कि आपको तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आप तक बराबर पहुंचती रहे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।